ठीक है, मैं एक छोटा सा पार्ट जो लास्ट वीडियो में मुझे कवर करना था मैं उसको पहले कंटिन्यू कर रहा हूँ, देन इसके बाद मैं आगे के पार्ट को फिर से कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एक छोटा सा इस तरह का पार्ट था। सबसे पहले तो हम लोग एक index.html पेज बना रहे थे। आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने इस index.html पेज पे 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करी। एक फाइल थी हमारी snack.js जो कि ये वाली फाइल है, और एक फाइल हमारी हमने अटैच करी थी जावास्क्रिप्ट की index.js जो कि दूसरी वाली फाइल है index.js। मेन फाइल हमारी index.js रहेगी, लेकिन index.js स्नैक क्लास snack.js को अपने में यूज कर रही है, तो पहले हम ध्यान रखेंगे कि इस फाइल को हमें पहले अटैच करना है, उसके बाद उसको। तो यहाँ पर मेरे पास snack.js फाइल पहले एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे थे, वो शायद कुछ कंफ्यूजन की वजह से रह गया था, तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, मैंने जो कंसेप्ट क्लियर किया था वो ये था कि हम जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप एक फंक्शन बनाइए जो कि कुछ जैसे आप नॉर्मल एक फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही बनेगा, जैसे कि ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन है। और इसके बाद मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर आप 2 तरह का डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से टाइप करते हुए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए, और आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ये 2 मिनट का टाइम लेगा। पहली बात तो हम इसमें कोई भी पब्लिक डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइवेट डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक डेटा डिक्लेयर करने के लिए हमने कहा कि अगर हम कोई भी जैसे दिस डॉट रोल नंबर, हमने दिस कीवर्ड का यूज किया तो करने से ये डेटा इस क्लास के लिए, एक तरह से स्नैक क्लास के लिए ये पब्लिक हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर where कीवर्ड का यूज करेंगे तो डेटा प्राइवेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, एक मैंने दूसरा डेटा ले लिया। और अगर हम where कीवर्ड से कोई डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हमने mks where कीवर्ड से डिक्लेयर किया, तो उस केस में ये डेटा प्राइवेट है। प्राइवेट और पब्लिक का यूज मैंने आपसे जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो उसमें बेसिक ये था, ये हमारी index.js क्लास है। मैं इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले where, जैसे मेन फन न्यू फंक्शन, और इस मैं सबसे पहले कॉल कर लूंगा जिससे कि ये पेज के लिए। तो इसके अंदर देखिए हमने स्नैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके लिए हमने लिखा where s1 where s1 इक्वल टू न्यू, यहाँ पर स्नैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये बेसिकली आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। अब एक चीज नोटिस करिएगा कि हम नंबर नेम को तो एक्सेस कर सकते हैं, मार्क्स को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये तरीका हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, जो मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब अगर मार्क्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, आप s1 डॉट आप एक्सेस कर सकते हैं रोल नंबर और नेम, लेकिन s1 डॉट मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं अनडिफाइंड एरिया। साथ ही आप एक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं जो कि मैं स्नैक क्लास के अंदर बना रहा हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन लिख रहा हूँ ताकि उसको मैं क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाऊँ। तो दिस किया था तो इस चीज को हमने यूज किया था सेट डेटा फंक्शन, प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं किया था। इस बार हम प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर रहे हैं, जो बहुत सिंपल तरीका है। और इसको प्रिंट करने के लिए मैं console.log और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ दिस डॉट रोल नंबर। अगर आपने दिस कीवर्ड से डिक्लेयर किया है तो दिस कीवर्ड से ही उसको एक्सेस करेंगे, दिस डॉट रोल नंबर प्लस दिस डॉट नेम प्लस अगर मार्क्स वेरिएबल प्राइवेट है तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, और पब्लिक डेटा को एक्सेस करने के लिए ये दोनों पब्लिक हैं, और ये ध्यान रखिए। इस तरह से हम इसको प्रिंट कर रहे थे, तो दिस डॉट गेट डेटा,
इक्वल टू फंक्शन की तरह लिखिए, दिस डॉट गेट डेटा। एक मिनट, सॉरी, मैंने दिस डॉट गेट डेटा का जॉब यहाँ पे लिख दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आएगा तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी। साढ़े पाँच डेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेट डेटा में हमारा पर्पज है कि हम डेटा को उसमें प्राइवेट पब्लिक करें। तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स मैं यहाँ पे पास करूंगा जिससे कि ये प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मैंने सेट करने के लिए लिखा दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू आर, दिस डॉट नेम इक्वल टू एन और मार्क्स इक्वल टू एन। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्राइवेट डेटा को डायरेक्ट एक्सेस किया जा रहा है जबकि पब्लिक डेटा को दिस कीवर्ड से एक्सेस किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में तरीका है या jQuery में तरीका है। ये तरीका आपका बाकी लैंग्वेजेस में अप्लाई नहीं होता, बाकी लैंग्वेज में इसका दूसरा तरीका होता है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट के कंसेप्ट एक जैसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम इस डेटा को ये जो क्लास हमने बनाई है इस क्लास को हम अपने पेज पर एक्सेस करके देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा s1.setData। s1.setData में मैंने रोल नंबर 1, नेम कुछ भी डाल दिया जैसा वो अतुल, और मार्क्स मैंने डाल दिया 88, और s1.getData किया तो ये प्रिंट करना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग इसको देख रहे थे कि हम यहाँ पर जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए गेट डेटा और सेट डेटा कैसे करेंगे। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। मैं राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कर रहा हूँ, पेज एसएमएल पेज पे गया, मैं राइट क्लिक इन ब्राउजर देख रहे हैं। यहाँ पे एक कंसोल लॉग का जो आउटपुट है आपको ये कंसोल विंडो में दिखेगा। एक मिनट, कंट्रोल विंडो। मुझे यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लगाना था, ये मैं गलत लगा गया। इसको सेव कर लेता हूँ फिर से और रिलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट दिख रहा है इस जगह पर, ये वो आउटपुट है जो उसके पब्लिक डेटा को भी एक्सेस कर रहा है और साथ में प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर रहा है। 1 और अतुल अगर हम बात करें तो ये पब्लिक डेटा है और 88 आपका प्राइवेट डेटा है। ये कैसे पता लग रहा है? जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है उसके लिए हम उसको अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने क्लास बनाई है, तो दिस डॉट रोल नंबर हमारा प्राइवेट डेटा है और वेरिएबल मार्क्स हमारा पब्लिक डेटा है। ये मेरा लास्ट क्लास का ही लेक्चर था जिसको मैंने रिपीट किया। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज हम jQuery को स्टडी करेंगे, jQuery पे काम करेंगे। बेसिकली जो jQuery आपकी है, jQuery के थ्रू हम अभी हम डिस्कस करते हैं jQuery पे काम कैसे करेंगे और jQuery क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन और कर लें, क्योंकि जो हमको ये गेम डेवलपमेंट करना है ये हम jQuery पे करेंगे। तो अभी हम jQuery को भी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास इस समय जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ तक हमने जो प्रोग्राम किया हुआ है, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे। जैसे हम अगर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, लूप कैसे चलाएंगे, इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है, या हम कैसे प्रोग्राम में स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, या फिर हम क्लास कैसे बनाएंगे। इतनी चीजें जावास्क्रिप्ट में आपको पहले बेसिक लेवल पे क्लियर होनी चाहिए। अब हम jQuery का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। मैं एक काम सबसे पहले कर रहा हूँ, जो ओल्ड वर्क है मैं इसको ओल्ड 1 के नाम से फोल्डर बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो फाइलें हैं मैंने अभी बनाई है मैं इसको इसके अंदर मूव कर दे रहा हूँ।
अब हम एक नया HTML का पेज बनाएंगे और jQuery से शुरुआत करेंगे। ऐड न्यू आइटम, पहले मैं इस करंट पेजेस को क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर से वही स्टेप रिपीट करना है पेज बनाने के लिए आपको। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, पहले मैं एक HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ और इसको नाम दे दे रहा हूँ जस्ट सपोज पेज 1। ये पेज 1.html हो गया हमारा। आप नाम चाहे जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं jQuery के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए jQuery है क्या। अब jQuery को कह सकते हैं ये एक लाइब्रेरी है। किस तरह की लाइब्रेरी? जैसे आपने C प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी तो stdio.h, conio.h को आपने यूज किया, तो ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती थी जो बेसिकली आपके प्रोग्राम में पहले से डिफाइंड होती हैं और उनको आप यूज कर लेते हैं। jQuery क्या है? ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको जावास्क्रिप्ट पर ही लिखा गया है, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। और जावास्क्रिप्ट ये पूरी अपने आप में एक जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन ये हमें कुछ टूल और देती है जिससे कि हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकें और अपने डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएं। इसको समझने के लिए jQuery को समझने के लिए सबसे पहले हमें jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। आपको करना यह है कि जब आप jQuery पे काम करेंगे तो सबसे पहले गूगल पे जाइए और डाउनलोड jQuery करिए। आप जब डाउनलोड jQuery के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको सबसे टॉप पर डाउनलोड jQuery का एक ऑप्शन मिल रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर jQuery की आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, हो सकता है जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर jQuery का, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। आप इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर jQuery के दो तरह के वर्जन, दो तरह के हम कह सकते हैं कंसेप्ट दिए गए हैं, जिसमें आपके पास पहला कंसेप्ट है कि आप कंप्रेस्ड या मिनिफाइड फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और एक अनकंप्रेस्ड या मिनिफाइड डेवलपमेंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो फाइल है जिसमें jQuery का आप कोड देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें आप उसको समझ सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। और ये वो कोड है जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो यूज करने पर आपका jQuery को चेंजेस का कोई काम नहीं होगा, आप सीधे डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस jQuery को डाउनलोड यहाँ से कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.5.1, इसका वर्जन। इसी तरह से ही आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों एक जैसा काम करेंगे, लेकिन मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। जब डाउनलोड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको jQuery का पूरा कोड दिख रहा है। मैं इस पूरे कोड को पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ और इसके बाद अपने पेज पर jQuery का एक फाइल बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट की एक फाइल ऐड कर रहा हूँ। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये jQuery की लाइब्रेरी है तो मैं यहाँ पर jQuery.js इस नाम से फाइल को ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने वही लाइन पेस्ट कर दी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बात करी थी सिंगल लाइन सेमीकोलन के बारे में। तो सेमीकोलन लगाने की वजह से कोड हम एक लाइन में लिखते चले जा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का ये कोड मिनीफाइड एक लाइन में लिखा गया है। ये मिनीफाइड का बहुत अच्छा एग्जांपल भी। तो यहाँ पर मेरे पास jQuery की फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। आप इसे और भी रिसोर्सेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत, अगर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसका CDN वर्जन यूज कर सकते हैं। CDN वर्जन वो होता है जो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको, ये गूगल CDN है, आपके यहाँ पर CDN वर्जन दिए हैं, इसमें सर्च करना पड़ेगा आपको जा करके। तो CDN वर्जन में जा करके आपको सीधे उस क्वेरी की के लिंक को, जो है तो गूगल की उस पर ही, लेकिन ये अपने पेज पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो भी ये आपको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डाउनलोड करके यूज किया है। एनीवे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, तो डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर इसको सीधे यूज करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर jQuery नाम दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले jQuery को यूज कैसे करना है। पहला काम तो ये कि jQuery को डाउनलोड करने के बाद अपने पेज पर अटैच कर दीजिए, जैसे आप किसी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करते हैं। इसको अटैच करने के बाद कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई दूसरा जावास्क्रिप्ट की कोई दूसरी लाइब्रेरी अटैच करिए अगर jQuery इस पर अप्लाई करनी है। जैसे
मैंने यहाँ पर पेज 1 बनाया है, तो मैं यहाँ पर एक पेज 1 ऐड कर रहा हूँ, वेटलेट न्यू ऐड आइटम, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पेज 1.js के नाम से ही फाइल बना देता हूँ। अब मुझे इस फाइल को भी इसमें अटैच करना होगा, तो मैं इस फाइल को भी इसमें अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर ये फाइल अटैच हो गई। अब इस फाइल पर मैं जावा jQuery अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी jQuery की लाइब्रेरी को मैंने अपने पेज पर अटैच कर रखा है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, इसका सीधे कंसेप्ट समझते हैं। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये समझना है, jQuery का सबसे, हम ये कह सकते हैं, मेन रेफरेंस डॉलर का साइन। ये साइन एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट डिफाइन होती है। तो मैंने ये हमारे लिए सेलेक्टर का भी काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का यूज करके डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया। ये तरीका है जावा jQuery में डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए। अगर मैं लिखता हूं डॉलर ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, आपका एंटायर पेज जो आप बना रहे हैं। ये मेरे लिए अगर पेज 1 है, तो पेज 1 ये मेरा एंटायर डॉक्यूमेंट है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमारा एक्सेस अगर हमें करना है, तो डॉलर डॉक्यूमेंट हमें लिखना है। अब डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट, इसका एक इवेंट है। इवेंट कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं जो किसी चीज के हैपन होने पर कॉल होते हैं। जैसे मान लीजिए पेज लोड होता होगा, और पेज लोड होने के बाद jQuery जब पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, यानी जावास्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड है डॉक्यूमेंट के किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है। नॉर्मली अभी तक क्या होता था, जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते थे तो सीधे यहाँ पर फंक्शन बनाते थे, लिखते चले जाते थे। लेकिन jQuery आपको एक मेथड देता है कि जब भी काम करिए, आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के थ्रू करिए। और रेडी क्या है, एक इवेंट है। मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन यहाँ अलग से बनाया होता, वेर मेन फन, जैसे अभी हम लोग इससे पहले प्रोग्राम में बना रहे थे, तो हम उसी तरह से यहाँ पे एक फंक्शन बना दें। तो इस फंक्शन के अंदर हम जैसे कोड कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। अभी तक जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, हम इस चीज को नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब हम जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं कि हम एक मेन फंक्शन बना रहे हैं, और रेडी के फंक्शन के अंदर हम इस मेन फंक्शन को पास कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मेन फंक्शन को कहीं और से कॉल नहीं कर रहे हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट में इससे पहले आपने जब काम किया तो मेन फंक्शन को अलग से यहाँ पे आपने कॉल किया है। इससे पहले के एग्जांपल में, जैसे कि अगर हम लास्ट एग्जांपल को देखें, तो हमने इंडेक्स पेज पर एक मेन फंक्शन बनाया था, और मेन फंक्शन को हमने अलग से कॉल किया था। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करने जा रहे। अब हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन अलग से बना करके इसको कॉल कर लेंगे। तो अब ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हमारी jQuery पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। jQuery जब पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगी, और रीड करने के बाद रेडी हो जाएगी, तो रेडी होने के बाद वो एक फंक्शन कॉल करेगी जिसका नाम मेन फंक्शन होगा। तो आपका सबसे पहला फंक्शन मेन फंक्शन कॉल होगा। इसको लिखने का दूसरा एक अच्छा तरीका और है कि आप किसी फंक्शन को यहाँ पे मत लिखिए। ये एक तरीका तो है, आप इसके अंदर जैसे पूरा काम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर सीधे एक एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, जो कि ये पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये jQuery के प्रोग्राम का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। यानी वो सबसे पहला स्ट्रक्चर, जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा उसके बाद इसको ये कॉल करेगा। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे कुछ अलर्ट करूं, तो ये मैसेज डॉक्यूमेंट के पूरे रेडी होने के बाद कॉल होगा। एक बार इसको रन करा के देख ले रहे हैं। सेव कर लिया है। इसके बाद मैं व्यू इन ब्राउजर कर रहा हूँ, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। तो जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ओके मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ये ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमें ये समझना है jQuery के थ्रू कि हम jQuery के थ्रू कैसे अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें और यूज कर रहा हूँ। एक मैंने पैराग्राफ लिखा जिसको एक क्लास दिया ABC। क्लास एक स्टाइल शीट होती है। तो अभी हमने कोई स्टाइल शीट बनाई नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ABC नाम से कोई स्टाइल शीट यहाँ पर अप्लाइड है। इसी तरह से हम एक दूसरा पैराग्राफ और एक तीसरा पैराग्राफ बना रहे हैं। 3 पैराग्राफ हमारे हो गए।
हमने यहाँ पे लिखा पैरा 1, हमने यहाँ पे लिखा पैरा 2 और हमने यहाँ पे लिखा पैरा 3। कुछ और चेंजेस करते हैं, हम आईडी को यूज करते हैं। आईडी क्या होती है? आईडी किसी भी पेज, एचटीएमएल पेज पर किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर दे दिया आईडी इक्वल टू P1, तो ये पहले पैराग्राफ को P1 से, दूसरे पैराग्राफ को P2 से और तीसरे पैराग्राफ को P3 वाली आईडी से आइडेंटिफाई करेगा। तो इस समय मेरे पेज पर अगर हम देखें तो 4 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट जिसका नाम H1 है, एक एलिमेंट पैराग्राफ है लेकिन इनकी आईडी और क्लासेस अलग अलग हैं, और इसी तरह से नंबर ऑफ आईडीज और हमने अलग अलग पैराग्राफ को दी हुई है। अब हम jQuery के थ्रू अपने एलिमेंट को एक्सेस करना समझ रहे हैं, जो बहुत आसान है। हमें यहाँ पर jQuery को समझना है कि jQuery सेलेक्टर पे काम करती है। सेलेक्टर ये जैसे एक सेलेक्टर है, इसी तरह से हम सेलेक्टर पे काम करेंगे। हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डॉलर के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये एक तरह के फंक्शन का काम करता है और इसमें हम किसी तरह के सेलेक्टर को पास कर सकते हैं। सेलेक्टर जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए H1 एलिमेंट आपका सबसे पहला एलिमेंट है जो कि टैग है, H1 टैग है। अभी हमारे पास पेज पर एक ही टैग है, तो क्या होगा? ये H1 टैग को एक्सेस करेगा जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर के एलिमेंट, इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करना चाहूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है jQuery। आप टैग को ध्यान से समझिए, किसी भी टैग में 3 चीजें होती हैं। जैसे H1 यहाँ पर टैग है, तो ये एक अलग टैग है, ये एक अलग टैग है, तो ये पूरा टैग एक एलिमेंट कहलाता है, जो HTML एलिमेंट कहलाता है। यानी एक टैग पूरा कंप्लीट एक HTML एलिमेंट होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसके प्रॉपर्टीज यानी कि वो एट्रीब्यूट होते हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं। यानी टैग नेम, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज, ये 3 चीजें हमारे पास जानना जरूरी है हमारे लिए। अब हम इस समय बात करें तो हम यहाँ पर jQuery के थ्रू हम अपने एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जिसका नाम H1 है। तो H1 हमारा ये वाला एलिमेंट है। कोई दूसरा H1 एलिमेंट भी लगा रखा हो तो ये उसको भी एक्सेस कर लेगा। अगर हम लिखें, अगर हम ये चाहते हैं कि H1 के अंदर का कंटेंट चेंज करना, तो मैं यहाँ पर अगर .html इसको लिखूं और अंदर कोई डबल कोट में कोई नई वैल्यू पास कर दूं, नई स्ट्रिंग पास कर दूं, तो ये H1 एलिमेंट के H1 जो हमारा एलिमेंट है उसकी अंदर की HTML यानी उसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर देगा। जस्ट सपोज गेम ऑन jQuery। एक बार पेज पर आते हैं, हम यहाँ पर आए, हम इस पेज को रिलोड कर रहे हैं। ये वाला पेज नहीं है, ये वाला पेज। अभी देखिए इसमें jQuery लिखा हुआ है, इस पेज को रिलोड कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमारी jQuery लोड हुई, यहाँ पर गेम ऑन jQuery इसने उस एलिमेंट को चेंज कर दिया। ये हेडिंग एलिमेंट को इसने चेंज किया। अगर हम इसको कमेंट कर दें और फिर से रिलोड करें तो वापस हमारा जो हमने स्टैटिकली असाइन किया था वो आ जाएगा, जो कि jQuery था। ये हमारा तरीका हो गया हम किस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए पैराग्राफ को एक्सेस करते हैं, जैसे सपोज $P, आपको सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर अपने एलिमेंट को लिखना है कि किस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। और आप अगर चाहते तो P के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, चेंजेस गोज हियर, तो मैंने यहाँ पर P एलिमेंट को इस बार एक्सेस किया और P एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर के HTML को भी चेंज किया। तो अभी क्या हुआ, राइट क्लिक करके रिलोड करने पर यहाँ पर हमारे पास तीनों पैराग्राफ एलिमेंट में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये पैराग्राफ टैग को एक्सेस कर रहा था। तो पैराग्राफ टैग तो मेरे पेज पर 3 है, तो ये तीनों को 1 बाय 1 करके नहीं, तीनों में से किसी एक को एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि तीनों को ही एक साथ एक्सेस करके उसके अंदर की HTML को चेंज कर देगा, जो पहले क्या थे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम किसी HTML टैग को डायरेक्टली एक्सेस करके उसके अंदर के HTML चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से हम एक्सेस करेंगे अगले एलिमेंट को अगले तरीके से। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि मैं केवल दूसरे पैराग्राफ के अंदर के कंटेंट को चेंज करूं।
ना कि सारे पैराग्राफ को। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस पैराग्राफ की यूनिक आईडी है जो कि बाकी सबसे इसको अलग करती है, जो कि इस समय क्या है, P2। तो मैं इस बार इसको आईडी से एक्सेस करूंगा। अगर किसी एलिमेंट को आपको टैग से एक्सेस करना है तो सीधे उस टैग का नाम लिखिए, लेकिन जब आईडी से एक्सेस करना है तो हैश और उसकी आईडी लिखिए। इस सेलेक्टर का मतलब ये हो गया, हमारा पेज उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा जिसकी आईडी P2 है, यानी कि सॉरी मैंने यहाँ पे P1 लिखा है, मैं P2 लिख दे रहा हूँ। ये एलिमेंट उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा जिसकी आईडी P2 है, वो इस समय इस पर्टिकुलर एलिमेंट की है पैराग्राफ जिसका आईडी P2 है। तो यहां पर हम P2.html अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंजेस इन पैरा 2, मैंने इसको यहां पर पैराग्राफ 2 के लिए चेंज किया, तो पैराग्राफ 2 हमारा यहां पे चेंज करेगा। रिलोड कर रहा हूं मैं इसको, तो देखिए चेंजेस इन पैरा 2 यहां पर अप्लाई हो गया। तो चेंजेस इन पैरा 2 जब अप्लाई हुआ तो उस केस में हमारा प्रोग्राम P2 को ही केवल एक्सेस कर रहा है, लेकिन बाकी एलिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एलिमेंट को उसकी क्लास से एक्सेस करें। क्लास जरूरी नहीं कि एक ही जैसे एलिमेंट की एक जैसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमने H1 को भी कोई क्लास दे रखी हो, और हो सकता है यहां पर कोई दूसरी क्लास लगा रखी हो। अभी देखिए, अब क्लास एक तीसरे तरह का सेलेक्टर होगा। इस समय हम एबीसी की बात करें तो एबीसी हमारा H1 पे अप्लाई है जो क्लास है, एबीसी हमारा P2 पे अप्लाइड है, एबीसी हमारा P3 पे अप्लाइड है। तो इस बार चलिए हम इसको क्लास सेलेक्टर के थ्रू चेंज करके देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे CSS अगर आप लोगों ने यूज की हो, तो CSS में अगर हम सेलेक्टर को अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से JS में भी अप्लाई करते हैं। तो $.abc, इस बार मैंने डॉट लगाया, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे टैग सेलेक्टर एक्सेस करना था तो मैं सीधे टैग का नाम लिख रहा था। अगर मुझे आईडी सेलेक्टर एक्सेस करना था तो मैंने हैश लगाया। अगर मुझे क्लास सेलेक्टर एक्सेस करना है तो मैंने डॉट लगाया। अब ये उन एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा जिनकी क्लास ABC है। तो ऐसा इस एलिमेंट के साथ है जो H1 है, ऐसा P2 एलिमेंट के साथ है, और ऐसा इस तीसरे पैराग्राफ के साथ है। तो अब अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है मुझे, तो मैं इसके साथ .html और डबल कोट्स, मैं यहां पर कुछ चेंज करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। चलिए इसको रिलोड करके देख रहे हैं। अभी देखिए कहाँ कहाँ चेंज हुआ। हेलो, हेलो आपका हेडिंग टैग में चेंज हुआ, हेलो आपका पैराग्राफ 2 में चेंज हुआ, हेलो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी की कोई क्वेरी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। यस सर। अगर कहीं क्वेरी आ रही है तो मुझे डिस्कस करिएगा मुझसे, इसमें मैं आपको आगे आंसर करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास हम jQuery को ये कोई बेसिक लेवल पे समझ पा रहे हैं कि jQuery का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखना है और jQuery के थ्रू उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है। एलिमेंट्स फिर से समझ लीजिए, एलिमेंट्स आपके HTML के टैग होते हैं। एक टैग HTML का एक एलिमेंट बनाता है। तो यहाँ पर हर एक टैग अपने अंदर एक एलिमेंट है, अपने आप में एक एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इन एलिमेंट के साथ टैग हो सकता है, क्लास हो सकती है, या आईडी हो सकती है। अगर हमें सीधे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है टैग से, तो हमें इस तरह के कंसेप्ट से एक्सेस करना है, यानी कि सीधे डॉलर और टैग का नाम। अगर हमें एक्सेस करना है उसको उसकी आईडी से, तो हमें इस तरह से एक्सेस करना है, और अगर हमें यूज करना है उसको क्लास से, तो उस केस में डॉट लगा करके उसको एक्सेस करना है। ये बिल्कुल वही रूल्स हैं जो CSS में आपके चलते हैं। तो ये jQuery का एक बेसिक कंसेप्ट है। एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर टॉप पर एक बटन बना लेता हूँ। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक HTML के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, हमने इसको लिखा, तो ये एक बटन ड्रॉ कर देगा। अब इस बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट क्या हो, तो वैल्यू इक्वल टू जस्ट सपोज क्लिक मी।
तो ये मैंने इस बटन के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट डिसाइड किया कि इसके ऊपर क्लिक मी लिख करके आ जाए। एक बार इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपका एक बटन बन के आ जाएगा जिसका टेक्स्ट लिखा होगा क्लिक मी। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसके क्लिक करने पर हमारे पेज के एलिमेंट को में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे। तो पहले तो क्लिक इवेंट को समझिए और साथ में एक टेक्निकलिटीज को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने बात करी बटन की, तो बटन को अगर बटन का मुझे क्लिक इवेंट अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम ये करिए, बटन को एक आईडी दे दिए, जैसे मैंने यहाँ B1 दे दिया। अब आईडी आप अपने पसंद से कोई भी दे सकते हैं, जैसे हम ये भी कर सकते थे btn_1 या btn_click, कुछ भी नाम दीजिए आप। तो यहाँ पर फिलहाल हमने यहाँ पर इसको एक आईडी दे दी btn_1। अब मैं ये चाहता हूँ बटन पे जब क्लिक किया जाए तो मैं कोई टास्क परफॉर्म करूँ। तो इसके लिए मुझे बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर #btn1, क्योंकि उसकी आईडी btn1 मैंने दी है, तो बटन एक आईडी है, btn1 करके इस सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। अब इसका इवेंट परफॉर्म करने के लिए एक तरीका ये है, कुछ कॉमन जेक्वेरी में आपको इस तरह से भी मिल जाता है कि आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्लिक और इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ये भी तरीका सही है। और एक तरीका हम यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी, ऑन क्लिक फंक्शन, कुछ इस तरह से। अभी आपको अगर बेसिक लेवल पे समझाएं तो ये कुछ इस तरह का है कि बटन 1 पे जब क्लिक हो तो बटन 1 इवेंट को फाइंड करने के लिए, लिसन करने के लिए ऑन मेथड का यूज करता है। और कौन सा इवेंट, वो जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्लिक, तो आगे जाकर के हम माउस के इवेंट यूज करेंगे, क्योंकि जब हम गेम डेवलप करेंगे तो यहाँ पर इवेंट हमें जरूरत पड़ेगी माउस के लिए भी। तो की डाउन की प्रेस इवेंट भी हो सकते हैं, कीबोर्ड की इवेंट। तो यहाँ पर फिलहाल हमने क्या किया कि हमने बटन 1 के एक इवेंट को फाइंड आउट किया जिसका नाम क्लिक है। अब इस क्लिक के अंदर कोई फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फंक्शन को अलग से बना लें, जैसे माई तो फंक्शन आपने अलग से लिख दिया। तो ये तरीका भी एक हो सकता है कि आपने फंक्शन को अलग से लिख दिया और माई फन को आपने यहाँ पे पास कर दिया। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि सबसे पहले जेक्वेरी ने बटन 1 को सेलेक्ट किया। बटन 1 को सेलेक्ट करने के बाद ऑन यहाँ पर उसका एक कीवर्ड, उसका एक मेथड कॉल किया जिसमें एक इवेंट को बाइंड किया जा रहा है जो कि क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट को बाइंड करने के बाद इसने माई फन फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, यानी जब क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, माई फन कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए कि इस फंक्शन को कोई नाम नहीं देना चाहते तो आप ये फंक्शन एक तरह से यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन, यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन एक पास कर दिया जिसका कोई नाम नहीं है, ये एक तरह का एनोनिमस फंक्शन है। ये तरीका हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं जो कि हमने रेडी में काम किया था, ये बिल्कुल वही तरीका होगा। तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं हैंगआउट म्यूट कर दे रहा हूँ। अब इस क्लिक इवेंट पे जस्ट सपोज मैं एक अलर्ट का मैसेज दे रहा हूँ, जस्ट सपोज हेलो। तो अब जैसे ही बटन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये अलर्ट मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, जो कि हम यहाँ पर रन करा के देखते हैं। राइट क्लिक रिलोड किया, इसके बाद मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हेलो का मैसेज, जो कि अलर्ट मैसेज है। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार क्लिक करने पर ये मैसेज देगा। यानी अब हमारा, मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, कौन सा इवेंट, जब बटन पे क्लिक हो रहा है। और इसका पूरा कंसेप्ट किस तरह से आ रहा है, जब मैंने बटन को यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पर ऑन मेथड के थ्रू हमने क्लिक मेथड की क्लिक इवेंट की बाइंडिंग करी। बाइंडिंग करने के बाद हमने बताया कि उसमें फंक्शन क्या परफॉर्म हो, तो ये फंक्शन है हमारा। तो ये एक इवेंट हो गया। अब अगर मैं मान लीजिए इनमें से कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता तो वो यहाँ पे इजिली कर सकता था। जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं यहाँ पर जितनी भी क्लासेस एबीसी हैं उनका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करेगा जैसे अभी तक डायरेक्टली कर रहा था।
तो रिलोड किया मैंने यहाँ पर, तो इस बार इसका इवेंट होगा जैसे ही क्लिक किया तो हेलो, जहां जहां एबीसी क्लास अप्लाइड है वहां वहां इसको ये चेंज कर देगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। गुड। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जे क्वेरी को अपने पेज पर लिखना एक बेसिक लेवल पे समझ लीजिए, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। इवेंट का एक तरीका समझ गया, तो बाकी तरीके जैसे जैसे मैं यूज करूंगा मैं उस समय उसको गाइड भी करता रहूंगा कि माउस डाउन यूज किया तो कैसे किया, या कीबोर्ड के कौन से इवेंट मैंने यूज किए, तो वो सारे इवेंट आपको धीरे धीरे उसी तरह से गाइड करते रहेंगे। इसके अलावा हम अगली क्लास में कोशिश ये करने जा रहे हैं कि हम अपने गेम प्रोग्राम को बेसिक लेवल पे तैयार करेंगे। तो पहले मैं उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, जो कि अभी आज आपको बताने जा रहा हूँ कि गेम का हमारी एक स्टेज कैसी होगी, जो हम एक HTML से और CSS से डिजाइन करेंगे। तो मैं ये वर्क भी अभी करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं इसके लिए एक फोल्डर बना दे रहा हूँ। मैं पहले एक आज के टास्क को ओल्ड टू, मेरा पर्पज है कि मैं जावास्क्रिप्ट का जो वर्क करता जा रहा हूँ वो अलग करता जाऊं। चलिए मैं यहाँ पे अब एक फोल्डर बना ले रहा हूँ गेम के नाम से, इसी के अंदर मैं सारा वर्क करूंगा। मुझे jQuery की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं jQuery की फाइल को कॉपी करके गेम फोल्डर के अंदर पेस्ट कर ले रहा हूँ। अब मेरे मेन फोल्डर गेम का ये है, जैसे मैं डायरेक्ट काम कर रहा था। चलिए अब आज हम प्लानिंग करेंगे कि जो गेम हमें डेवलप करना है सिर्फ उसके लिए एक स्टेज तैयार कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों को परफॉर्म करते जाएंगे और jQuery से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे इस पर परफॉर्म करना है तो सबसे पहला ध्यान ये देना है कि मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर एक गेम का फोल्डर बना दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको बनाएं या गेम फोल्डर बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं। आप नोटपैड में प्रोग्रामिंग करिए, नोटपैड प्लस में करिए या विजुअल स्टूडियो में करिए, इससे भी कोई फर्क नहीं। पर्पज ये है कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा दे रहा हूँ। फिलहाल गेम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक और नई फाइल ऐड करी। अगेन ये HTML की फाइल ही ऐड कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिएगा। HTML की फाइल में मैंने इसको नाम दे दिया game.html। तो नॉर्मल ये मेरा HTML का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मल स्ट्रक्चर का HTML का एक स्ट्रक्चर है जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। एक हम यहाँ पर ऐड न्यू आइटम जेएस भी हम game.js रख देंगे। आप कुछ भी रखिए, लेकिन game.js को हम सेम पेज से इसका नाम क्रिएट कर रहे हैं। इससे हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा ये मेन प्रोग्राम होगा जो सबसे पहले कॉल करेगा। तो पहला काम है आपका jQuery और game.js को अटैच कर लेना। तो मैं jQuery को अटैच कर लेता हूँ और game.js को अटैच कर लेता हूँ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ मुझे एक CSS फाइल की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मैं स्टाइल शीट बना रहा हूँ। जिन लोगों को स्टाइल शीट का आइडिया नहीं है उसको ध्यान से देखें। राइट क्लिक करके मैं एक नई फाइल ऐड कर रहा हूँ। ये एक न्यू आइटम है जो कि CSS फाइल कहलाएगी। मैं यहाँ पर स्टाइल शीट इस नाम से आ रही है। इसका नाम आप कुछ भी दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसका नाम टाइप किया style.css। इसको भी मुझे अटैच करना है। अच्छा, CSS फाइल अगर आप अटैच कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यादातर हेड सेक्शन में ही इंक्लूड करा जाता है। तो यहाँ पर हम हेड सेक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये मेरे पास रेफरेंस हो गई इसका, जैसे हमने JS फाइल को लिंक किया था इस तरह से, वैसे मेरे पास इस समय ये CSS फाइल अटैच हो गई है जो कि इस तरह से अटैच होगी। CSS फाइल में अब मुझे जो वर्क करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। हम इस पेज को रन करा लेते हैं। पहले देखिए रन करा रहे हैं। जब इसको व्यू इन ब्राउजर तो कोई भी आउटपुट नहीं, क्योंकि पेज पे अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तो मैंने पेज पर राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउजर किया, तो ये मेरे ब्राउजर पे अभी सिंपल कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर हेडिंग के लिए स्नेक गेम एक हेडिंग दे दी। आउटपुट में चेंज क्या हो रहा है वो वन बाय स्टेप देखते चलिए। यहाँ पर स्नेक गेम एक हेडिंग आ गई। आप हटाना चाहेंगे तो बाद में इसको हटा देंगे, जिस चीज की जरूरत नहीं होगी। अब हम सिंपल पेज को अलग अलग div टैग यानी डिवीजन में डिफाइन कर रहे हैं। div एक HTML का टैग है जो पेज को में डिवीजन बनाने के काम आता है।
तो हम पूरा गेम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें इस DIV के अंदर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक DIV टैग लिया, इस DIV को एक ID दे दी मेन स्पेस, या इसको नाम दे दिया गेम स्पेस। आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसका, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो गेम स्पेस हमारा अभी एक हम ऐसा स्पेस अज्यूम कर रहे हैं जो कि हम जिसपे हमारा पूरा गेम रन करेगा। तो अभी लेकिन हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम चेंजेस इसके CSS के थ्रू करेंगे, हमने यहाँ पर स्टाइल शीट अटैच कर रखी है और इसकी स्टाइलिंग हम इस CSS फाइल में करेंगे। तो अभी जैसे हम सेलेक्टर पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से स्टाइलिंग को देखिए। अगर हम हमारे गेम की ID हमने गेम स्पेस दी है, तो गेम स्पेस हमने यहाँ पर एक हमको इसमें एक CSS अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर गेम स्पेस सिंपल उसकी ID जो मैंने यहाँ पर दी है वही ID हैश गेम स्पेस यहाँ पे टाइप करिए और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर अब यहाँ पर इसकी कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल क्या है, अभी मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ, मेरे पेज पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करेंगे वो हो जाएगी। जैसे पहले हम डिसाइड करेंगे हम हमारे पूरे गेम का स्पेस क्या होगा। गेम के स्पेस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, हो सकता है टॉप बार, स्टेटस बार, स्कोर बार और मेन गेम। तो मैंने यहाँ पर इसकी हाइट एज्यूम करी कि मैं हाइट रखूंगा 600 और विड्थ रखूंगा 400। इवन विड्थ को छोड़ देते हैं, हाइट फिक्स रखते हैं केवल, या विड्थ को केवल रखते हैं, हाइट को नहीं रखते हैं। और साथ में यहां पर बैकग्राउंड कलर एक चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए अभी मैं कोई भी बैकग्राउंड कलर ले ले रहा हूं, मैं बाद में चेंज कर दूंगा। सिर्फ अभी समझने के लिए मैंने यहां पर सिर्फ इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। अभी क्योंकि मेरे इसमें कोई कंटेंट नहीं है, मैं ऐसे रफ कंटेंट कुछ टाइप कर दे रहा हूं ताकि मुझे कंटेंट उसमें दिखाई दे। तो मैंने रिलोड किया, साइज पर आपका कंटेंट आ रहा है, लेकिन मुझे इसकी विड्थ 400 पिक्सल देनी है। सॉरी, पिक्सल नहीं यूज किया। तो 400 पिक्सल मुझे विड्थ चाहिए, तो 400 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। अगर आप इसकी विड्थ कम या ज्यादा करना चाहते हैं, बढ़ाना, मैं इसकी विड्थ 800 करना चाहता हूँ, तो यहां पर इसकी विड्थ 800 हो जाएगी। अभी अंदर के कंटेंट को हटा देंगे, तो ये 800 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। चलिए कुछ और चीजें करते हैं इसमें। हमारा जो गेम होगा उसमें हम कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि हम यहाँ पर एक टॉप बार, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे गेम का टॉप बार होगा, यानी गेम के टॉप पर हमें जो भी टाइटल देना हो या कुछ भी देना हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा, एक टॉप बार होगी। इसके अलावा मैंने ये डिसाइड किया कि बॉटम में एक स्टेटस बार होगा। स्टेटस में कोई मैसेज हमें देना है तो वो हम दे सकते हैं। इसी तरह से हम डिसाइड करेंगे, हम एक काम करते हैं, टॉप बार और स्टेटस बार की भी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टॉप बार और साथ में स्टेटस बार। स्टाइल शीट में जो भी चेंजेस आप करते जाएंगे वो आपको वहां पे अप्लाई होता रहेगा। जैसे टॉप बार की विड्थ हम फुल 800 पिक्सल रख रहे हैं। अच्छा, हम ये भी डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमारे गेम स्पेस में पैडिंग 0 पिक्सल होगी, यानी कि कोई भी पैडिंग अगर है पहले से अप्लाइड है तो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इसके अंदर हमारे कंटेंट टॉप बार और स्टेटस बार आ जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर स्टेटस बार को भी मैं एक अलग बैकग्राउंड दे दे रहा हूँ।
अभी क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है और कोई हाइट नहीं है, इस वजह से इसमें कुछ दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट प्लेस कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्नेक गेम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लोडिंग। तो ये मेरे कुछ कंटेंट हो गए जो इसके अंदर आ जाएंगे, तब मुझे ये डिस्प्ले होगा। कंटेंट होने जरूरी है, या तो फिर हम हाइट या बढ़ देते थे। तो स्नेक गेम और लोडिंग ये मुझे दिखने लगा। दो चीजें और मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। कोई क्वेरी किसी की? क्या बनाने जा रहे हो? हैं? किसी की क्वेरी है? वो बनाओ। और कुछ खाने वाने का बनाओ यार। हाँ, किसी का शायद माइक अनम्यूट हो गया है। रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। ओके। अब मुझे दो कंटेंट और चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के साथ इसको डिजाइन कर रहे हैं। मुझे अपने पूरे गेम स्पेस पर लेफ्ट हैंड साइड स्कोर बार चाहिए और राइट हैंड साइड मुझे अपना गेम चाहिए। तो कुछ ऐसा करते हैं। मैंने यहाँ पर एक आईडी दिया, इसको नाम दे दिया गेम स्कोर, और एक मैंने बनाया जिसको नाम दिया गेम में, यानी कि मेरा गेम किस पर्टिकुलर DIV के अंदर प्ले होगा। और इनको प्रॉपर मैं हाइट एंड विड्थ दे रहा हूँ, जिससे कि मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ के साथ हुआ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, गेम स्कोर और गेम मेन दो स्टाइल मैंने और अप्लाई करी है। तो मैं इनको यहाँ पर हैश गेम स्कोर, मैं इनको यहाँ फिक्स हाइट का रखना चाह रहा हूँ। जस्ट सपोज मैंने 800 टोटल विड्थ अगर डिसाइड करी है, तो मैं हाइट को 400 ले जा रहा हूँ, 400 पिक्सल, और विड्थ को 200 पिक्सल मैंने पहले इसके लिए डिसाइड किया। बैकग्राउंड कलर मैं जो भी चाह रहा हूँ उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, और ऐसे ही हैश गेम मेन, विड्थ 600 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड आप अभी कुछ भी दे दीजिए। सेव। पहले देखते हैं ये आउटपुट कैसा आ रहा है। ये भी ऊपर नीचे आएगा। यहाँ पर इसकी पोजीशन तो ठीक हो गई है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट हमारा, अच्छा बैकग्राउंड इसमें अभी अप्लाई नहीं हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें हैश रेड बैकग्राउंड दे देता हूँ। चलिए रिलोड किया, देखिए यहाँ पर जो ये रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है ये हमारा मेन गेम का पार्ट है। जो ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है ये हमारा टोटल गेम स्पेस है, जो हमने सबसे पहले डिजाइन किया था। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर की बार दिख रही है ये हमारा टॉप बार है। इवन स्टेटस बार सबसे बॉटम पे है, वो भी हमारा ऑरेंज कलर का है। अब मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूं कि रेड वाला बॉक्स और ये येलो वाला बॉक्स हमारा स्कोर बार है। इसमें हम अपने स्कोर्स दिखा सकते हैं, तो या कोई भी और इंफॉर्मेशन फ्लोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये दोनों आमने सामने आ जाए। इसके लिए कई तरीके हैं CSS में, और हाँ, अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक तरीका है पोजिशनिंग और एक तरीका है फ्लोटिंग। तो अभी मैं इस समय फ्लोटिंग का यूज करूंगा, और पोजिशनिंग का यूज भी हम करेंगे जब हम गेम डेवलप करें। तो
पहले तो मेरा टास्क ये है कि मैं इस कंटेंट जो येलो रंग का दिख रहा है इसको लेफ्ट में और इस कंटेंट जो रेड रंग का दिख रहा है इसको राइट में फ्लोट करूं। तो देखिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों कंटेंट जिनका नाम दिया है गेम स्कोर और गेम मेक, मैं सबसे पहला काम यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लोट कोलन लेफ्ट का यूज कर रहा हूँ। फ्लोट कोलन लेफ्ट का यूज करेंगे अगर, तो उस केस में ये कंटेंट अपने पेरेंट कंटेंट के लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में फ्लोट हो जाएगा। अभी देखिए किस तरह से फ्लोट हो रहा है, ये इसने लेफ्ट में फ्लोट कर दिया और ये कंटेंट ऑटोमेटिकली इसके राइट में आ गया। अभी तो ये बिल्कुल ओके है। अभी ये 400 पिक्सल है, ये हमारा 200 पिक्सल है, टोटल विड्थ हमें 600 चाहिए। 600 चाहिए तो मैंने 800 ज्यादा विड्थ दे दी है, जहां जहां मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। मैं इसको भी 600 कर दे रहा हूँ, इसको भी 600 कर दे रहा हूँ। तो जो गेम स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखेगा जहां जहां भी मैंने 800 दिया। तो मेरे गेम का स्पेस या हम कह सकते हैं गेम का जो पैनल है उसका साइज डिसाइड हो जाएगा। अभी इतना तो कर दिया, लेकिन साथ में इसको फ्लोट राइट नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये इसके राइट में डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इस कंटेंट के बाद ये कंटेंट आ रहा है। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि हम जब इसको फ्लोट हमने लेफ्ट किया, जो हमारा लेफ्ट कंटेंट है, इसी तरह से इसको हम फ्लोट राइट कर दें। फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते थे इसको भी, लेकिन राइट कर दे रहे हैं। लेफ्ट करेंगे तो उसके बाद लेफ्ट स्पेस ले लेगा। अभी रिलोड कर रहे हैं तो कोई आउटपुट में अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर होगी, आपका जो स्टेटस बार है ये बॉटम से उठ करके ऊपर आ गया है। तो ये एक ऐसा इश्यू है, जब दोनों कंटेंट फ्लोट हो गए तो नीचे के कंटेंट ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके पूरे डीआईवी में फ्लोट हो रहे हैं, उसे ये नहीं लग रहा कि ये इसका पार्ट है। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक काम हमें और करना पड़ेगा। एक छोटी सी फिक्सिंग है, आप एक डॉट क्लियर कोई भी नाम दे दीजिए इसका। फ्लोटिंग को क्लियर करने के लिए फ्लोट लेफ्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हम बोथ को यूज कर रहे हैं, यानी लेफ्ट और राइट की फ्लोटिंग को क्लियर कर रहे हैं। ये काम आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस जगह पर जहां पर आपका गेम मेन खत्म हो रहा है, दूसरी फ्लोटिंग खत्म हो रही है। यहाँ पर ये क्लास लगाइए और इसमें लिखिए क्लियर। तो जो कंटेंट इसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं उनके बाद ही ये कंटेंट शुरू होगा, उनके पहले ये कंटेंट इनके ऊपर ये नहीं जाएगा। तो ये इसका हमारा जो आउटपुट में चेंजेस आए थे, ये चेंजेस हमने यहाँ पर रिलोड कर दिए। अभी रेड वाला कंटेंट नीचे है, मैं एक बार रेड की विड्थ देख लेता हूँ। रेड की विड्थ मैंने दी है 600, सॉरी मेन गेम की विड्थ हमारी टोटल 600 ना होकर के 400 हमें रखनी है, ताकि 400 बाय 400 स्क्वायर बने। तो 400 से ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि टोटल विड्थ आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 800 से ज्यादा होगी। तो ये हमारा रेड वाला स्पेस आ गया। अब आपको जो भी कलर कोडिंग कलर कॉम्बिनेशन या कुछ और चेंजेस करने हैं वो हम इसमें कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अब गेम के हेडिंग की जरूरत नहीं लग रही, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मैं रिलोड करता हूँ। पूरे गेम पैनल को बीच में लाना चाहते हैं अगर आप, तो एक बहुत CSS में आसान तरीका है। हमारा पूरा गेम किसके थ्रू आ रहा है, अगर हम मार्जिन कोलन ऑटो कर देंगे तो पूरा लेफ्ट और राइट ये सेंटर से आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये बीच में आ गया हमारा कंटेंट। हमें पूरे इसमें एक जैसा फॉन्ट चाहिए, तो फॉन्ट आप बॉडी टैग में अप्लाई कर दीजिए तो बाकी जगह भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी एक टैग है, बॉडी टैग में फॉन्ट फैमिली जो भी आप अप्लाई करना चाहें। फिलहाल सिस्टम फॉन्ट यूज करने की कोशिश करिएगा, जैसे भी फिलहाल मैं एरियल यूज कर ले रहा हूँ। फॉन्ट का कोई कलर आप यूज करना चाहते हैं तो कलर भी आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, किस कलर में फॉन्ट है, कलर को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो एडिटर की हेल्प है कि इसमें कलर को सेलेक्ट करने के ऑप्शन इजीली आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारे टॉप बार और स्टेटस बार में हम कुछ पैडिंग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो पैडिंग जैसे सपोज हम 10 पिक्सल अप्लाई कर लेते हैं तो ये देखने में थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। पैडिंग अप्लाई करिए तो इसकी टोटल विड्थ उससे ज़्यादा हो रही है, तो या तो हम इसमें विड्थ हटा दें। अब हमें विड्थ की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंटेंट है, तो विड्थ हम हटा देते हैं। लोड कर देंगे तो विड्थ ये फिक्स नहीं करेगा, बल्कि विड्थ जितनी होगी वो पूरी कंज्यूम करेगा।
बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से दीजिए, जो भी कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक थीम पे अगर हम चलें तो एक जैसे कलर को हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पूरा गेम स्पेस का कलर तो खैर हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। टॉप बार का कलर हम यहाँ पर कुछ यूज़ कर लेते हैं डार्क में। ये सब आप लोग खुद भी अलग अलग तरीके से अप्लाई करके देख सकते हैं। गेम स्पेस का कलर चेंज किया, यही मैं इस पर अप्लाई कर दे रहा, स्टेटस बार पे भी अप्लाई कर दे रहा, और फॉन्ट का कलर ऊपर जो किया था उसको थोड़ा सा लाइट कर दे रहे हैं ताकि फॉन्ट प्रॉपर दिखे। टॉप बार, सॉरी, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्पेस है। बाकी अब कलर कॉम्बिनेशन आगे आपके पास जिस तरह का होगा। जैसे मुझे गेम का जो कलर रखना है वो थोड़ा लाइट, जो मेन स्पेस है, मेन स्पेस हमने बनाया है नीचे शायद है, ऊपर है, जो हमारा मेन स्पेस है गेम का, तो इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट रखना चाहूँगा ताकि जो उस पर कंटेंट प्ले हो वो प्रॉपर दिखता रहे। और इसके अलावा जो हमारा स्कोर बार है, इसको भी थोड़ा सा डार्क करके ले लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये एक बेसिक गेम का मॉडल आ गया। अब आपके सामने इस समय एक एरिया डिजाइन हो गया जो हमने HTML और CSS के थ्रू किया, जिसमें टॉप पर हमारा एक गेम का टाइटल है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टाइटल डिस्प्ले करना है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ स्कोर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जो डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा है। बॉटम में जहाँ पे लोडिंग लिखा है ये हमारा स्टेटस बार है, और जो लाइट कलर का पैनल आपको दिख रहा है इस पे हमारा गेम चलेगा। और इस गेम की विड्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने 400 बाय 400 रखी है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा मेन गेम है उसकी विड्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये हमने 400 बाय 400 डिसाइड करी है, तो इसी विड्थ पर हमारा पूरा गेम प्ले होगा। यानी कि पूरे गेम को इससे बाहर नहीं ले जाना है, ये हमारे लिए बाउंड्रीज है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो इसी गेम की स्टार्टिंग पर होगा। पहले हम इसके बेसिक पार्ट को सीखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इसके एडवांस पार्ट को कि कैसे इस पे हम और आगे की चीजें कर सकते हैं। अब आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। और अगर कुछ क्वेरीज है मुझसे यहाँ पे डिस्कस में से किसी क्वेरी। हेलो सर। जो बताया वो समझ में आया? यस। यस सर। मैं जैसे कि वीडियो आपको शेयर हो जाएगा, तो उसको एक्सेस करके आप लोग अपने लेवल पे पहले ये देखिएगा कि आप बिल्कुल इस गेम को बार बार खुद से डिजाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। गेम बेसिकली इसका स्पेस जो भी हमने आज डिजाइन किया है, और एक बार ये डिजाइन हो जाएगा तो इतनी चीजें और jQuery को जो बेसिक प्रैक्टिस हमने बताई वो जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जब इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक चीज ये आसान हो जाएगी कि आप आगे जो भी करेंगे गेम के उस पर आसानी से। मेरा पर्पस ये गेम डिजाइन करना, तो यहाँ पे एक आपके लिए लर्निंग है ही है। आप इसके बाद आगे गेम डेवलपमेंट में और बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो सीख सकते हैं, आगे उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे गेम इंजन आते हैं उसको भी सीख सकते हैं। लेकिन चीज ये है कि इसको सीखने से आपको बेनिफिट ये मिलने वाले हैं कि आप अपने पास अपने प्रोग्राम में आपका प्रोग्रामिंग पे कंसेप्ट पे कमांड, लॉजिक्स पे कमांड और
अपने आप में कैसे लॉजिक्स को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाए, ये चीज सीख पाए। तो आप लोग इस पर पूरा फोकस बनाए रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेरीज हों उनको सेशन से पहले अपना कवर अप करने की कोशिश करिए। इवन क्वेरीज अगर आपको लगता है कि पीछे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप छोड़ रहे हैं, तो आप उसको कवर अप करते हुए चलिए। ओके गाइस, Okay, sir. ठीक है। तो ये करते रहिए, साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक जेक्वेरी का टेस्ट भी करेंगे, जिसके बारे में आशीष सर आपने को बताया होगा। आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आप उसमें आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजों को एनहांस कर पाएंगे। ओके, Yes. तो आज का लेक्चर सर नेक्स्ट क्लास सर कब है? डे आफ्टर टुमारो MWF इसका सेशन चलेगा मंडे वेडनेसडे सेम टाइम 5 o'clock। और अगर कोई क्वेरीज है तो आप 15 मिनट पहले आप आइए, 15 मिनट पहले आपको मैं क्वेश्चन को दूंगा। ओके, यस सर, थैंक यू सर। हाँ आशीष सर, सर आप चलिए, एनीवे आज के लिए नहीं रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।